Hello everyone, this is your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start with the session of power sharing. ये power sharing है जो चैप्टर है, ये power sharing में हम पढ़ने वाले हैं कि पावर जो कैसे शेयर होती है, जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी के पास जो पावर होती है वो कैसे अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है और वो जो पावर है वो क्यों डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए दो एग्जाम्पल भी देखने वाले, एक श्रीलंका का एग्जाम्पल देखने वाले और एक बेल्जियम का एग्जांपल देखने वाला है। ठीक है, बेल्जियम ये जो कंट्री इसका एग्जांपल देखेंगे और इससे समझेंगे कि जो पावर शेयर करना जरूरी क्यों है किसी भी कंट्री के लिए। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब जो डेमोक्रेसी की हम यहाँ पे बात करें, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर्स होती है। ठीक है, आज जो कंट्रीज है वो अलग अलग वेज में गवर्न की जाती है। पहला तो फेमस है अपना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। दूसरा होता है मोनार्की। ठीक है, मोनार्की के बाद तीसरा होता है डिक्टेटर। ठीक है, अभी डिक्टेटर के बाद डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटर, एक मिलिट्री रूल भी होता है, मिलिट्री रूल। अभी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पावर जो होगी वो लोगों के पास होगी। पीपल विल हैव द पावर, पीपल आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स इन द कंट्री। अबे मोनार्की जो होता है, मोनार्की यहाँ पे राजा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, राजा होगा, राजा अपने हिसाब से कंट्री चलाएगा, राजा जो डिसाइड करेगा वही कंट्री में होगा। अभी आज प्रेजेंटली में कौन से कंट्रीज मोनार्की में है? दुबई है, यूएई। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, ये भी मोनार्की में है, सऊदी अरेबिया। अभी यहाँ पे जो कंट्रीज है, यहाँ पे राजा डिसीजन मेकिंग का काम करता है, राजा कंट्री को चलाने का काम करता है। तीसरा है डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब क्या होता है? एक ही वन पर्सन होता है, वन पर्सन, वो क्या करता है? पूरे कंट्री को चलाता है। अभी ये डिक्टेटर आज प्रेजेंट में कौन सा कंट्री डिक्टेटर है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है, जिसका जो डिक्टेटर है किम जोंग योंग, वो क्या है? डिक्टेटर है। वो अपने हिसाब से कंट्री चलाता है, अपने हिसाब से रूल्स फ्रेम करता है, लोगों की कभी बात नहीं सुनता। अभी मोनार्की में और डिक्टेटर में डिफरेंस क्या होता है? मोनार्की यहाँ पे भी एक ही राजा है, वो क्या करता है? पूरे कंट्री को चला रहा है। और डिक्टेटर में एक ही पर्सन है, वो क्या कर रहा है? कंट्री को चला रहा है। पर डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कि मोनार्की जो होता है ये क्या होता है? हेरिडेटरी होता है, मतलब इसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पर डिक्टेटर में ये कंपलसरी नहीं होता, यहाँ पे कोई भी आदमी क्या बन सकता है? डिक्टेटर बन सकता है। और लास्ट है मिलिट्री रूल। प्रेजेंटली अपना जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, वो मिलिट्री रूल में आ गया है। मतलब जब मिलिट्री कंट्री को टेक ओवर कर लेती है, वहां का जो डेमोक्रेसी हटा देती है और खुद पूरे कंट्री को रन करने का काम करती है, उसको बोला जाता है मिलिट्री रूल। जो मिलिट्री कमांडर होता है वो कंट्री के लिए रूल्स बनाता है। अभी ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी कैसा काम करता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। डेमोक्रेसी में पावर शेयर कैसा होता है? ये सब चीजें हम क्या करने वाले हैं? दो कंट्रीज के एग्जाम्पल थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, एक कंट्री का नाम है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। पहले बेल्जियम का केस देखते हैं। ये बेल्जियम का फ्लैग है। बेल्जियम ये जो कंट्री है ये यूरोप में है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। इट इज स्मॉलर देन हरियाणा, मतलब हरियाणा जो इंडिया का जो स्टेट है इससे भी बहुत छोटा कंट्री है। इसका जो पॉपुलेशन है वो 1 CR है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। और इसके जो बॉर्डर्स है, यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये जो बेल्जियम है ये बॉर्डर्स किसके साथ शेयर कर रहा है? नॉर्थ में है वो नेदरलैंड के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ईस्ट में जर्मनी के साथ है, यहाँ पे साउथ में लग्जमबर्ग है, फिर फ्रांस है। ठीक है, उसके बाद इसके पास नॉर्थ सी भी है, ये यहाँ पे ऐसे बॉर्डर शेयर करता है। ये जो कंट्री है, कंट्री में इथनिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इथनिक पॉपुलेशन मतलब क्या? एक स्पेसिफिक एरिया में, अगर ये स्पेसिफिक एरिया है, ये स्पेसिफिक एरिया में लोग एक अलग से कल्चर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, एक कल्चर डेवलप करते हैं। ये कल्चर में कोई भी रिलीजन का आदमी एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें अगर इंडिया की बात करो तो इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, इसमें जैन्स भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक ही कल्चर फॉलो करते हैं, इसको बोला जाता है इथनिक पॉपुलेशन। मतलब रिलीजन भले ही अलग हो पर सब लोग क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो सेम इथनिक पॉपुलेशन कहाँ पे है? बेल्जियम में भी देखने को मिलेगी। अभी जो बेल्जियम का जो कॉम्पोजिशन है, ये बेल्जियम का ये जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, ये नॉर्थ वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है फ्लेमिश एरिया, फ्लेमिश रीजन। और इसका जो साउथ वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड में दिख रहा है, इसको बोला जाता है वोलोनिया। ये वोलोनिया का जो एरिया है। ठीक है, और ये बीच में आपको ये डॉट दिख रहा होगा, ये बीच में ये उसका कैपिटल है। ये बीच में उसके डॉट दिख रहा होगा आपको, ये डॉट ये है ब्रसेल्स। ये किसका कैपिटल है? बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक है, ब्रसेल्स। अभी ये जो स्पेसिफिक एरियाज है, ये एरियाज में अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये जो फ्लेमिश का जो एरिया है, फ्लेमिश के एरियाज में 59% पॉपुलेशन किसकी है? डच स्पीकिंग लोगों की है। मतलब ये जो फ्लेमिश वाला जो एरिया है, यहाँ पे 59% लोग कौन है?
डच लोग हैं, ठीक है, जो डच लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं। 40% ऑफ द लोग है वलोनिया में, वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? 40% यहाँ पे फ्रेंच है, ठीक है, 40% फ्रेंच। अभी ये साइड में आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये साइड में ये अलग कलर से शेडेड पोर्शन है, मैं और पेन चेंज कर देता हूं, ये अलग कलर में ये शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। क्या है? 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। और अभी ये जो ब्रसेल्स का जो एरिया है, ये ब्रसेल्स के एरिया में 80% जो पॉपुलेशन है, ब्रसेल्स का जो एरिया, ये यहाँ पे ब्रसेल्स, यहाँ पे जो 80% पॉपुलेशन है वो बात करती है फ्रेंच, और जो 20% है वो बात करते हैं डच। उनका जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? डच लैंग्वेज है। मतलब अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंग्वेज में बात करने वाले, लैंग्वेज अलग बात कर रहे हैं, मतलब उनका कल्चर अलग है, उनका एग्जिस्टेंस अलग है। अभी जो कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिया है, ब्राजील्स मैंने बताया 80% कौन से फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% जो है वो डच स्पीकिंग है। उसके बाद एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी है यहाँ पे भी, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे पीछे वापस देखते हैं अपन, यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे कि जो फ्लेमिश नॉर्थ का जो एरिया है, फ्लेमिश एरिया, यहाँ पे 59% अगर डच है, तो यहाँ पे अगर 49% फ्रेंच हो गए, तो यहाँ पे डोमिनेंस कौन दिखाएगा? डच लोग फ्रेंच के ऊपर डोमिनेंस ही दिखाएंगे। अगर ये ब्रसेल्स एरियाज में अगर 20% फ्रेंच है, तो वो किसको डोमिनेट करेंगे? 20% डच लोगों को डोमिनेट करेंगे, मतलब उनको तकलीफ देंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये प्रॉब्लम हो जाता है जब अलग अलग इथनिसिटी के लोग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है रिच पावरफुल। अभी ये जो फ्रेंच कम्युनिटी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ये बहुत ज्यादा पैसे वाली है, रिच है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है। अभी ये जो ज्यादा, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने का काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया, किस एज कंपेयर टू किसके? एज कंपेयर टू डच लोगों के। उनके एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी बहुत अच्छी हो गई है। दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। इसी की वजह से क्या होने लग गए? टेंशंस क्रिएट होने लग गए फ्रेंच और डच के बीच में, बिटवीन द 1950s एंड 1960s। टेंशंस मतलब अभी दोनों में झगड़ा होगा, एक जहां पे पॉपुलेशन उनकी कम है वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अभी नेक्स्ट केस देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया वाटर शेयर करता है श्रीलंका से। इट इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन मतलब क्या? एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इट इज अ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ऑन द सदर्न कोस्ट। इसका जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, मतलब बेल्जियम से ज्यादा है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। मतलब इन द सेम वे बेल्जियम में या अदर साउथ एशियन रीजन में अलग अलग पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, श्रीलंका में भी अलग डाइवर्स पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। अभी यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे 2 लोग हैं, तमिल स्पीकर्स है, सिनाली स्पीकर्स है। जो तमिल है ये 18% है, और जो सिनालीज है ये 74% है, ठीक है। यहाँ पे मैप में देख सकते हो आप लोग, ये जो दिया है इसमें, यहाँ पे तमिल जो रेड कलर का है, यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन ज्यादा है। ये सिनालीज है, इनकी पॉपुलेशन कंट्री में सबसे ज्यादा है। ये मुस्लिम जो है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, और इंडियन तमिल जो है ये भी क्या है? माइनॉरिटी में है, ठीक है। अभी जो तमिल है, तमिल में 2 टाइप्स है, एक श्रीलंकन तमिल है, इंडियन तमिल है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स कुछ तमिलनाडु से कुछ लोग जो तमिल कम्युनिटी थे उनको श्रीलंका लेके गए थे टी प्लांटेशन के लिए। तो इसीलिए इंडियन पॉपुलेशन जो है वहां पे श्रीलंका में एग्जिस्ट करती है, उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है, ठीक है। अभी जो श्रीलंकन तमिल्स है वो 13% है। 18% में से 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स है, और बाकी के जितने भी रहेंगे 5% है वो क्या है? इंडियन तमिल्स है। और जो सिनालीज है, ये सिनालीज कौन से रिलीजन के हैं? ये बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं, ये बुद्धिस्ट होते हैं। और जो तमिल्स होते हैं ये हिंदूज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन है, पर यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है? सिनालीज लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। बुद्धिस्ट सिनाली स्पीकर 74% हो गए। हिंदूज एंड मुस्लिम्स हो गए, जो तमिल बात करते हैं 18% है। जो क्रिश्चियंस है वो 7% है। मतलब 3 रिलीजन यहाँ पे देखने को मिल रहे श्रीलंका में, एक तो है बुद्धिस्ट, दूसरा है हिंदू और मुस्लिम्स, और चौथा है क्रिश्चियंस। Just imagine what would happen in the situation like this. Belgium, the Dutch community would take advantage of the numeric majority. मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा? जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब कोई भी कंट्री देख लो, जो भी कंट्री में एक स्पेसिफिक अगर कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, दे हैव अ हाई पॉपुलेशन, वो क्या करते हैं? वो दूसरे जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके ऊपर डोमिनेंसी जमाने की कोशिश करते हैं, उनको तकलीफ देने की कोशिश, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। दिस वुड लीड टू द वेरी मेसी पार्टीशन। मतलब अगर ये दोनों कंट्रीज के हमने अगर एग्जांपल देख लिया कि उनकी एथनिसिटी अलग है, बेल्जियम में भी फ्रेंच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है, उसके बाद श्रीलंका में भी सिनालीज है, तमिल स्पीकिंग है।
अगर ये दोनों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा करना चालू कर दिया तो पार्टीशन, कंट्री का पार्टीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन श्रीलंका द सिनालीज कम्युनिटीज एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। अभी श्रीलंका में तो क्या है, सिनालीज लोगों की 74% पॉपुलेशन है, तो उनकी जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो तो फिर तमिल लोगों की सुनेंगे ही नहीं बात। इसी को बोला जाता है मेजोरिटेरिज्म। मतलब एक जो पॉपुलेशन, एक जो कम्युनिटी होती है जिसका पॉपुलेशन, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, एक जो पॉपुलेशन या एक कम्युनिटी होती है उसका पॉपुलेशन ज्यादा होती है और वो कम इस पे क्या करते हैं, डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की, इंफीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, मेजोरिटेरिज्म। अभी मेजोरिटिज्म का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बिलीफ, एक सोच, दैट अ मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट। मतलब एक अगर कंट्री उनको चलाना है तो ये इनके ही आइडियाज चलने चाहिए, इनका ही डिसीजन मेकिंग चलना चाहिए और इनकी ही बात सुनी जानी चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे, इनका ही डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ठीक है, इनका ही वोटिंग लेना चाहिए और इनके हिसाब से पूरा गवर्नमेंट चलना चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे, मेजोरिटेरिज्म। और ये जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है इसका सुना नहीं जाता, ठीक है, ये मेजोरिटिज्म इसको बोला जाता है। जो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो दूसरे के ऊपर क्या करता है, डोमिनेंसी जमाने की कोशिश करता है। When Sri Lanka emerged as an independent country in 1948, the leaders of Sinhalese community dominated the government. अभी जब 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद श्रीलंका में डेमोक्रेसी सेटअप हो गई, ठीक है, डेमोक्रेसी सेटअप हो गई श्रीलंका में। अभी डेमोक्रेसी कैसे चलती है, वोटिंग पे चलती है। वोटिंग का और डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसका वोट बेस ज्यादा होगा और जिसका वोट बेस ज्यादा होगा उसका ही लीडर क्या बनेगा, कंट्री का लीडर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। अभी श्रीलंका में भी क्या हुआ, इन द सेम वे सिनालीज लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, सिनालीज लोग जो थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनका जो वोट बेस था वो भी क्या था, वो भी वोट बेस उनका ज्यादा था, तो इनका लीडर अल्टीमेटली कौन हो गया, सिनालीज ही हो गए, सिनालीज ही उनका लीडर बना। अभी सिनालीज जब लीडर बनेगा वो तो कौन से कम्युनिटी के बारे में ज्यादा सोचेगा, कौन से कम्युनिटी के बारे में ज्यादा उनको एडवांटेजेस देगा, सिनालीज लोगों को एडवांटेज देगा। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म मेजर्स। तो अभी इनका लीडर जब सिनालीज बना तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सिनालीज कम्युनिटी के हिसाब से बनाया। द एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिनालीज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, पहला जो सिनालीज लैंग्वेज है उसको कंट्री का नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। आज इंडिया कंट्री है, इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस है, इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया डजंट हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पर ये सिनालीज लोग क्या कर रहे हैं, उनका कंट्री बनने के बाद भले ही बाकी रिलीजन के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी रीजन्स के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर फिर भी अपने लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे। सिनालीज वर गिवन द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अभी जो सिनालीज कम्युनिटी है, ठीक है, सिनालीज लोग हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको पहले भर्ती किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में उनको पहले जगह सीट्स रिजर्व उनके लिए रखी जा रही है। अभी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टिंग ओनली बुद्धिज्म। अभी श्रीलंका में देखा हम लोगों ने, श्रीलंका में हिंदूज भी है, श्रीलंका में मुस्लिम्स भी है, ठीक है, श्रीलंका में क्रिश्चियंस भी है। अभी ये सब लोगों को छोड़ के इनका कॉन्स्टिट्यूशन बस एक ही रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है जो है बुद्धिज्म। ये सब क्या हो गया, ये सब सेल्फ सेंटर्ड प्रिंसिपल्स हो गए। मतलब ये जो सिनालीज लोग हैं बस अपनी खुद के बारे में सोच रहे, दूसरे कम्युनिटीज के बारे में नहीं सोच रहे, दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिलीजन और द कल्चर ऑफ द अदर रिलीजन्स। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग गया, ये जो रूल्स आने लग गए, ये सब तमिल लोगों के अगेंस्ट में आने लग गए। तो जो तमिल लोग थे उनको क्या एक एलिनेटेड फील होने लग गया, उनको ऐसा लगने लग गया कि वो मेंबर ही नहीं है या वो सिटीजन ही नहीं है कंट्री के, ठीक है। अभी रिएक्शन, तमिल लोगों की रिएक्शन क्या थी, श्रीलंकन जो तमिल्स थे ये लोगों की रिएक्शन क्या थी। अभी जो श्रीलंकन तमिल्स थे, Sri-Lankan Tamils, they felt none of the major political party led the Buddhist Sinhalese leaders were sensitive toward the language and culture. अभी उनको ये जब पॉलिसीज उनके आने लग गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उन्होंने रूल्स फ्रेम करना चालू कर दिया, तो तमिल लोगों को लगने लग गया कि ये जो लोग हैं, सिनालीज लोग हैं, ये अपने बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है, मतलब तमिल्स के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, उनके कल्चर के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। They felt that the constitution and the government policies denied them इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब उनको क्या लगने लग गया कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहा है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा है। मतलब सिनालीज लोग हैं उनको सुपीरियर माना जा रहा है और तमिल लोग हैं उनको इंफीरियर माना जा रहा है, एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। और उनको डिस्क्रिमिनेशन भी कहाँ फेस करना पड़ रहा है, उनको गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में रिजर्व सीट्स नहीं है, जॉब्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज में सिनालीज के जैसे नहीं मिल रहे हैं। जितने भी श्रीलंकन तमिल्स है, ये श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करना चालू कर दिया, अपना खुद का स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। उनके क्या डिमांड्स थे, रिकॉग्नाइज तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उनकी क्या डिमांड थी कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब क्या, ऐसे एरियाज जहाँ पे तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे तमिल लीडर होना चाहिए,
वहां पे उनका जो लीडर है वो कौन होना चाहिए, तामिल ही होना चाहिए, जहाँ पे तामिल लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, मतलब जहाँ पे तामिल पॉपुलेशन ज्यादा है वो एरिया तामिल लोगों ने ही रूल करना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा था कि उनको रिजर्व सीट्स सिनालीज लोगों को ही मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी सिनालीज लोगों को मिल रही है, तो वैसे ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज तामिल लोगों को भी चाहिए। एज ए रिजल्ट रिलेशन बिटवीन सिनालीज एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड, अभी इसके वजह से क्या होने लग गया, ये सिनालीज और तमिल लोगों में झगड़े स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी उनकी जो डिमांड थी, उनको और ऑटोनॉमी चाहिए, तमिल लोगों को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, ये जो उनकी राइट्स थी, इनकी जो डिमांड्स थी, ये सिनालीज लोगों ने डिनाई कर दी। सिनालीज लोगों ने बोल दिया कि हम आपके कोई भी डिमांड्स पूरे नहीं कर सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वही बना रहेगा। इन 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। अभी ये तमिल लोगों ने अपना खुद का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। उनकी क्या डिमांड थी उसकी, उनको एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाना है, उनका खुद का, उनको क्या चाहिए, कंट्री चाहिए। अभी तमिल लोग क्या बोल रहे हैं, सिनालीज लोगों को उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे भी, हमको भी राइट्स दो, हमको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वो उनके राइट जब पूरे नहीं हुए, उनको जब डिनाई कर दिया गया, तो उन्होंने अभी उनकी नेक्स्ट डिमांड क्या रखी कि हमको हमारा खुद का अलग कंट्री ही चाहिए, ठीक है। अभी ये जो डिस्ट्रेस था, ये जो झगड़ा था उनका, दैट लेड टू सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब क्या, मतलब एक ही घर के जब लोग झगड़ा करते हैं, ठीक है, एक ही जो बड़े बड़े ग्रुप जो झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको सिविल वॉर बोला जाता है। अभी यहाँ पे झगड़ा कौन कर रहा है, यहाँ पे सिनाली झगड़ा कर रहे हैं और तमिल लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनका झगड़ा चालू हो गया विद इन द कंट्री। इसके वजह से उसका रिजल्ट क्या, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड। अभी ये झगड़े में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, डेथ हो गई, और बहुत सारे लोग रेफ्यूजी भी हो गए। रेफ्यूजी मतलब ऐसे आदमी, ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता, होमलेस हो गए वो। सीवियर लॉसेस टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अभी ये झगड़े की वजह से क्या हो गया, उनका जो सोशल लाइफ था वो डिस्टर्ब हो गया, उनका जो कल्चर था, बहुत सारे लोगों का कल्चर खत्म हो गया, फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई, उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो भी खराब हो गई। अभी पैसा जनरेट कैसे होगा, ऐसे सिविल वॉर में क्या इंडस्ट्री चलेगी और लोग क्या जॉब पे जाएंगे, ठीक है। तो उनका जो इकोनॉमी था, कंट्री का जो इकोनॉमी था वो भी अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अभी ये जो सिविल वॉर था ये 2019 में खत्म हुआ, और जो सिविल वॉर चला इसके बीच में भी बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए, गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गए। अभी ये जो सिविल वॉर है ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है दो कंट्री, दो लोगों के बीच में। एक तो तमिल लोग, तमिल कहाँ के, श्रीलंका के तमिल्स, और सिन्हालीज लोग, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो रहा है, सिविल वॉर स्टार्ट हो रहा है। अभी 1976 में जो तमिल लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपना गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। एक गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो लोग मारने के लिए, या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, इट इज फॉर्म्ड, इसका ये जो विजन होता है, इट इज फॉर्म टू एलिमिनेट द अदर ग्रुप, मतलब दूसरे ग्रुप को मारने का इनका इंटेंशन होता है। इसको एक गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्या नाम है ये ऑर्गेनाइजेशन का, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम, ठीक है, इसको LTTE भी बोला जाता है। अभी LTTE इसका लीडर कौन है, प्रभाकरन, यहाँ पे इनका फोटो दिया हुआ है, ये प्रभाकरन जी। इंडिया का जो वीरप्पन है, इंडिया का जो वीरप्पन है, वीरप्पन इनका बहुत बड़ा फैन था, ठीक है, ये प्रभाकरन जी का। इन्होंने अभी क्या बनाया, उन्होंने एक गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन बनाया तमिल लोगों के लिए। उनकी डिमांड क्या थी, उनको एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाना है। जो भी तमिल लोगों ने अभी तक जितने भी टॉर्चर सहन किए, जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही है, उनका खुद का एक कंट्री बनना चाहिए, ऐसा प्रभाकरन जी का मानना था। अभी ये जो दूसरे श्रीलंका का एग्जांपल देख लिया, जो सिविल वॉर को लीड करता है। सिविल वॉर की वजह से उनकी जो पूरी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद ये LTTE भी फॉर्म हो जाता है। LTTE में ये प्रभाकरन जी है, ये सिनालीज लोगों को मारने का काम करते हैं। सिनालीज जो श्रीलंका की आर्मी होती है वो तमिल लोगों को मारने का काम करती है। और 2009 में एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, सिविल वॉर खत्म हो जाता है। अब ये सिविल वॉर जब खत्म हो जाता है, जब श्रीलंका क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब इकोनॉमिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और आज भी आप लोग देखोगे, आज भी 2023 में जो श्रीलंका है उसकी कंडीशन बहुत खराब है। श्रीलंका हैज बिकम बैंकरप्ट, ठीक है। मतलब जब तुम अपने कंट्री में अपने लोगों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, तो वो कंट्री क्या होता है, डाउनफॉल में चला जाता है, वो कंट्री बर्बाद ही हो जाता है। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम का। अभी ये जो बेल्जियम कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो अपना पोजीशन था वो अलग लिया। श्रीलंका में हम लोगों ने देखा सिनालीज लोगों ने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, पर बेल्जियम में उन्होंने पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन अप्लाई किया। अकोमोडेट मतलब जितने भी कम्युनिटीज है उनको सबको अकोमोडेट किया, सबको यूनाइट किया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब उन्होंने जितने भी रीजनल कल्चरल डिफरेंसेस थे सबको यूनाइट किया, ठीक है। और फिर अपना कंट्री बनाया। उन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाए। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यूनाइट करने के लिए 1970 से 1933 तक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाए। अभी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, पहला तो एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, बेल्जियम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, जो पूरे बेल्जियम को कंट्रोल करेगा या पूरे बेल्जियम को गवर्न करेगा,
इसमें जो डच होंगे रिप्रेजेंटेशन और जितने फ्रेंच होंगे इनका क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मतलब 50 मेंबर्स इनके भी होंगे और 50 मेंबर्स इनके भी होंगे। मतलब क्या किया जा रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों को मिल रहा है। सबऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अभी स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमने देखा था कि दो रीजन है बेल्जियम में, एक वलोनिया का रीजन है, ठीक है, दूसरा है फ्लेमिश रीजन है। अब ये फ्लेमिश रीजन को क्या कर दिया गया, ये जो इनकी जो वेलोनिया रीजन था, फ्लेमिश रीजन था, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कुछ पावर्स ये रीजन को खुद को दे दिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने पास अपने खुद के अलग अलग पावर्स होते हैं। इन द सेम वे बेल्जियम ने भी क्या कर दिया, उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स थे वो वेलोनिया रीजन को दे दिए और फ्लेमिश रीजन को अपने इक्वल पावर्स दे दिए। अब ये जो ब्रसल्स था, इसका जो कैपिटल था, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स, यहाँ पे उन्होंने अलग गवर्नमेंट सेटअप कर दिया वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम लोगों ने देखा था ब्रजल्स 80% वहां पे फ्रेंच थे और 20% ही डच थे, पर यहाँ पे अभी ब्रजल्स ने ऐसा गवर्नमेंट सेटअप कर दिया, मतलब वहां पे जो इक्वल होंगे 50 मेंबर्स फ्रेंच के भी होंगे और 50 मेंबर्स डच के भी होंगे। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और दूसरी जो है एक कम्युनिटी गवर्नमेंट वो भी सेटअप करे। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब क्या, इट इज इलेक्टेड बाय बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। अभी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक रीजन है बेल्जियम में, अभी यहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बैठी जाएगी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट एक कम्युनिटी होगी। मतलब अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग होगी, डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग होगी। अभी कोई भी एरिया में हो, कोई भी आदमी अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो ग्रीवियंसेस है, ये कम्युनिटी के सामने लेके जा सकता है, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। मतलब ये गवर्नमेंट को क्या पावर्स दिए, तुम अपने कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज है तुम इनके पास लेके जा सकते हो। और ये हर एक एरिया में कोई भी आदमी अपना जो प्रॉब्लम है वो उसकी कम्युनिटी गवर्नमेंट के सामने लेके जा सकता है। अब ये जो बेल्जियम का जो मॉडल है, ये बेल्जियम, ये जो कंट्री का जो मॉडल है, ये सक्सेसफुल मॉडल रहा। क्यों सक्सेसफुल रहा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो इट बिकेम अ सक्सेसफुल मॉडल। और इसीलिए ब्रसेल्स को क्या किया गया, किसका हेडक्वार्टर्स बनाया गया, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। मतलब पूरे यूरोपियन कंट्रीज का जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स को बना दिया उसके सक्सेस के कारण। मतलब एक एग्जांपल हम लोगों ने श्रीलंका का देखा, श्रीलंका में देखा हम लोगों ने कि कैसा उनका जो मॉडल है वो फेल हो गया, लोगों में झगड़ा चल रहा है, लोगों को सिविल वॉर हो गया, और आज भी वो कंट्री है वो क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कंट्री है। पर बेल्जियम जो क्या है, ये एडवांस कंट्री, आज बेल्जियम में क्या है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। What did we learn from the two stories? ये दोनों स्टोरीज से क्या समझ में आता है, दोनों जो कंट्रीज है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, पर उन्होंने उनका जो क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का अलग अलग वे में उन्होंने डील किया। अभी जो बेल्जियम था ये सक्सेसफुल मॉडल था, इट बिकेम सक्सेसफुल, ठीक है। और ये श्रीलंका का जो मॉडल था ये फेल हो गया, ये कंट्री आज भी बैंकरप्ट है। लीडर्स हैव रियलाइज द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे बेल्जियम की जो कंट्री में यहाँ पे लीडर्स ने यूनिटी को रिकॉग्नाइज किया, लोगों के कल्चर को रिकॉग्नाइज किया, उनके फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज किया और उनके इंटरेस्ट को उन्होंने क्या किया, फुलफिल किया। तभी उसका रिजल्ट क्या हो गया, एक सक्सेसफुल अरेंजमेंट बना पावर शेयरिंग का और एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बन गया। पर श्रीलंका में क्या था, ये जो सिनालिस कम्युनिटी थी उन्होंने मेजोरिटीरिज्म लाने की कोशिश की, उनका खुद के बारे में सोचा, सेल्फ सेंटर्ड थे वो बहुत ज्यादा, श्रीलंकन तमिल्स के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, और जो पावर थी उन्होंने लास्ट तक शेयर नहीं की, दे रिफ्यूज टू शेयर द पावर। और आज आप लोग देख सकते हो श्रीलंका जो है आज वो बैंकरप्ट कंट्री है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अभी पावर शेयरिंग जरूरी की है, वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, पावर शेयरिंग करने से क्या फायदा हो जाता है। देयर आर टू रीजन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पहला रीजन क्या है, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम्स। मतलब पावर शेयरिंग क्या करता है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी झगड़े होंगे लोगों में, वो झगड़े जो फाइट्स होते हैं वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब जो भी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट चल रहा है, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन करने का काम पावर शेयरिंग करता है। अगर झगड़ा ही नहीं है तो लोग क्या फालतू में झगड़ा थोड़ी करेंगे, मतलब कोई इश्यूज ही नहीं उनको रेस करने के लिए, तो पीसफुल लाइफ हर कोई जिएगा। Imposing the will of the majority community over the other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो अपना खुद का अगर गवर्नमेंट बनाती है, अपने खुद के बारे में सोचती है, वो शॉर्ट रन के लिए अच्छा होता है, पर लॉन्ग रन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस वो चीज हो जाती है। ये श्रीलंका के केस में हम लोगों ने देखा, बेल्जियम के केस में भी देखा। इट इज अ टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स आउट द रूइन ऑफ द मेजॉरिटी एज वेल। मतलब अगर ये सिनालीज लोगों ने
भले ही उनके खुद के बारे में सोचा, पर लास्ट में उनका खुद का अच्छा हुआ क्या? नहीं, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया उनमें, उनके बहुत सारे लोगों की भी डेथ हो गई। ये सिविल वॉर की वजह से जो एलटीटी बना, वो गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन बना, बहुत सारे सेनानी लोगों को उन्होंने टारगेट किया। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे तुमको जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उसको भी तकलीफ हुई। अभी मॉरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अभी ये जो पावर शेयरिंग है, इट इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब ये जो डेमोक्रेसी है उसका सोल ही है। डेमोक्रेसी का क्या आइडियोलॉजी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। जो डेमोक्रेसी का सोल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? पावर शेयरिंग पे डिपेंडेंट होता है। A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise and those who have to live with its effect। मतलब ये जो डेमोक्रेसी है ये मेक श्योर करती है कि पावर शेयर हो कौन से लोगों में? जो पावर जिनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको भी, उनकी जो पॉपुलेशन है उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग से जो भी लोगों को अफेक्ट हो रहा है उनको भी डिसीजन मेकिंग में मौका मिलना चाहिए, पावर मिलनी चाहिए। पावर पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब लोगों के पास अधिकार होता है, पीपल हैव द राइट कि उनको कैसे गवर्न करना चाहिए, उनका वे ऑफ गवर्निंग गवर्नमेंट का कैसा होना चाहिए। तो लोगों को अधिकार होता है वो जानने का, कि उनको डिसीजन मेकिंग का, कि हमको ऐसे तरह से गवर्न करना चाहिए, डेमोक्रेसी में ऐसे फॉर्म से गवर्न करना चाहिए, हमारे पास राइट्स होने चाहिए। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। मतलब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें लोगों को इक्वल राइट मिलते हैं, इक्वल डिसीजन मेकिंग का मौका मिलता है। क्या मिलता है? इक्वल डिसीजन मेकिंग का चांस भी मिल जाता है। अभी जो पावर शेयरिंग है इसके अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। अभी जो पावर शेयर होती है डेमोक्रेसी में, जो पावर शेयर होती है डेमोक्रेसी में, जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है। पावर इज विद द पीपल, जो लोग चाहे वो हो सकता है। अभी डेमोक्रेसी जो होता है वो एक सेल्फ गवर्नमेंट होता है, मतलब एक लोग जो होते हैं वो लोगों को इलेक्ट, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके एक गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाने का अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री चलाई जाती है। ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर। मतलब पीपल, जब पावर होती है किसके पास है? लोगों के पास है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो लोग होते हैं वो खुद को रूल करते हैं, ठीक है, बाय थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। एवरीवन हैज अ वॉइस, मतलब सबको एक डिसीजन मेकिंग का अधिकार होता है, सबको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। Therefore, it follows that a democracy political power should be distributed among as many citizens as possible। इसीलिए क्या बोला जाता है, जो पावर मेकिंग या जो पावर होता है ये पावर हर ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डेमोक्रेसी मेक श्योर करती है। अभी जो पावर शेयरिंग है ये हॉरिजॉन्टल भी होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो स्लीपिंग लाइन होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल, जो स्टैंडिंग लाइन होता है उसको वर्टिकल बोला जाता है। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं। अभी इसको क्या करेंगे, वन बाय वन हम एक डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अभी जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया की जो पावर है ये 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। इंडिया की जो पावर है ये जुडिशरी में डिवाइड करता है, एग्जीक्यूटिव में डिवाइड करता है और लेजिस्लेटिव में डिवाइड करता है। लेजिस्लेचर मतलब क्या? अ लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाने का काम करते हैं। इंडिया में लॉ बनाने का काम 2 करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अभी लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक एरिया से एमपीज होते हैं, एमपीज एमएलएज होते हैं, वो क्या करते हैं अपने अपने एरिया से अपने अपने स्टेट से इलेक्ट होते हैं और ये लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और वहां पे बैठ के इंडिया के लिए लॉज बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अभी दूसरा है एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? आज का प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट। अभी ये जो मोदी गवर्नमेंट है उसका जो कैबिनेट है, मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह जी है, ये सब क्या है? ये मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट के पार्ट है। मतलब दे आर एग्जीक्यूटिव्स, जो कंट्री को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं या कंट्री को चलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो मोदी गवर्नमेंट होता है इसको कंट्रोल कौन करता है? ये लोकसभा कंट्रोल करती है, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट को लोकसभा के सामने आंसर्स देने पड़ते हैं। अगर लोकसभा के मेंबर उनको क्वेश्चन पूछ रहे कि ये पॉलिसीज है, ये पॉलिसी अच्छी क्यों नहीं चली, ठीक है, ये सब आंसर्स उनको देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जुडिशरी। अभी जो जुडिशरी है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है सबसे टॉप में होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, लोकल कोर्ट्स होते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे इंडिया के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर जुडिशरी कोई लॉ बना रही है एंड इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ बना रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो वो लॉ को क्या कर सकते हैं? डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो मतलब ये जो 3 पावर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 3 पावर्स है वो क्या है? ये 3 पावर जो ये 3 हिस्सों में बटे हुए हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस चेक करते हैं। द ईच ऑर्गन चेक्स द अदर ऑर्गन, मतलब एक दूसरे ऊपर क्या करते हैं? वो चेकिंग का काम करते हैं और दूसरे के काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, पर चेकिंग की जाती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो पावर है वो किसी एक आदमी के पास नहीं है, ये तीनों में बटा हुआ है और कोई एक आदमी यहाँ पे डिक्टेटर नहीं बन सकता।
फॉर एग्जाम्पल इवन द मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्साइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट को उनको जवाब देना पड़ता है। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, भले अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, पर जो एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन कर रहा है वो कौन गवर्न करता है? लेजिस्लेचर गवर्न करता है। मतलब क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट है वर्टिकल पावर। वर्टिकल जो होता है ये स्टैंडिंग लाइन होता है, ठीक है। अभी इंडिया की जो पावर है, इंडिया में थ्री टायर गवर्नमेंट फॉलो होता है। ये है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब ये ऑल ओवर इंडिया ये गवर्नमेंट चलता है, मतलब मोदी गवर्नमेंट, आज के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो पूरे इंडिया को गवर्न करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिक महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे जी है, ये चीफ मिनिस्टर है, ये महाराष्ट्र को गवर्न करने का काम करते हैं। अभी जो लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट में दो टाइप्स होते हैं, एक म्युनिसिपैलिटी होता है, एक पंचायत होता है। म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होता है, नगर पंचायत होता है। ये जो म्युनिसिपैलिटी होता है ये अर्बन एरियाज में होता है, ठीक है, अर्बन एरियाज। और ये पंचायत जो होता है ये विलेज एरियाज में होता है, ठीक है। विलेज में ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, ये इंटरमीडिएट पंचायत हो गया और विलेज पंचायत हो गया। यहाँ पे जो हेड होता है विलेजेस में ये सरपंच होता है, ठीक है। अभी ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूनियन गवर्नमेंट जो है ये इंडिया जो है चला रहा है, ये मोदी गवर्नमेंट चला रही है। अभी मोदी के काम में ये जो महाराष्ट्र का जो एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है, ये इनके काम में इंटरफेयर नहीं करता, और मोदी जी भी एकनाथ शिंदे जी के काम में इंटरफेयर नहीं करते। मतलब क्या है? ये अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जो अपने जुरिस्डिक्शन में काम करती है। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अभी जो पूरे एंटायर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको फेडरल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, और यूनियन गवर्नमेंट है इसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। इन इंडिया वी रेफर टू एज द सेंट्रल एंड द यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स। तो इंडिया का जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको स्टेट्स भी बोला जाता है, ठीक है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, और कुछ कंट्रीज में प्रोविंसेस भी बोला जाता है। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अभी जो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इंडिया का जो पावर है ये थ्री टायर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। हम लोगों ने देखा एक सेंटर, स्टेट और लोकल, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अभी यही सेम तीन स्ट्रक्चर जो होता है वो बाकी नीचे लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पे देखा हम लोगों ने जो पंचायत होता है, ये पंचायत भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत अलग है, इंटरमीडिएट पंचायत अलग है, विलेज पंचायत अलग है। अभी अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, पावर में भी शेड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अभी जो पावर होती है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स के बेसिस पे अलग अलग होती है। मतलब कुछ रिजर्व्ड सीट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजर्व्ड सीट्स दिए जाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को, जिससे वो क्या करते हैं, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है पार्लियामेंट में, और एक सोशल ग्रुप की तरह वो काम करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अभी ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था बेल्जियम, ये भी उसी का एग्जांपल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो सोशली वीकर सेक्शन होते हैं, मतलब इंडिया में जो है एससी एसटी कैटेगरी जो लोग हैं वो क्या है, सोशली वीकर सेक्शन है, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल भी रिसेंटली पास हुआ है, ठीक है। अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको सीट्स रिजर्व मिल रही है लोकसभा में, लेजिस्लेचर में, जिससे क्या होता है वो एक पावर की तरह, एक सोशल ग्रुप की तरह काम करते हैं और गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्रीज। अभी जो भी रिजर्व सीट्स होते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो वो क्या करती है, एक सोशल ग्रुप की तरह, एक सोशल ग्रुप को पावर दी जाती है, और वो क्या करते हैं, अपना जो पावर है वो एक्सरसाइज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। दिस अरेंजमेंट गिव्स स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज विल फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये क्या करता है, जो सोशल ग्रुप्स है, जो बैकवर्ड ग्रुप्स है, या जिनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है, उनको एलिनेटेड फील, मतलब उनको जो कंट्री का हिस्सा बनाता है वो, उनको एलिनेटेड फील नहीं होता, और उनको एक उनको दे आर गिवन श्योरिटी की दे विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी गेट्स अ फेयर शेयर इन द पावर। अभी माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जिनका भी पॉपुलेशन ज्यादा कम है कंट्री में, उनको भी क्या मिल रहा है, इक्वल शेयर मिल रहा है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस द पावर। अभी जो पावर शेयरिंग है, ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अभी कुछ एनजीओज होते हैं, कुछ जो ऐसे एनजीओज होते हैं वो डॉग्स के लिए काम करते हैं, कुछ एनजीओज जो होते हैं वो बेगर्स के लिए काम करते हैं, कुछ एनजीओज जो होते हैं वो सोल्जर्स के लिए काम करते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स के लिए काम करते हैं। अभी ये जो एनजीओज होते हैं वो क्या करने का काम करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर ऐसी एनजीओ है जो रोड्स के इंडिया के रोड सिस्टम के बारे में काम करती है, इंडिया के रोड्स अच्छे नहीं उसके लिए काम करती है, तो अगर स्पेसिफिक रोड है वहां पे खड्डे ज्यादा, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो ये एनजीओ क्या करता है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है कि ये जो रोड है, ये रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। अगर ये एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं तो ये एनजीओ क्या करता है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है, गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर ध्यान देती है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें चेंजेस लाने का काम करती है। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी ये जो एनजीओज है ये क्या है, इनके पास भी कुछ पावर है जो गवर्नमेंट को क्या दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हैं, गवर्नमेंट को अलर्ट कर सकते हैं।
इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। अभी जो डेमोक्रेसी होती है उनको फ्रीडम, डेमोक्रेसी में फ्रीडम होता है लोगों को कि पावर किसके पास होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। अभी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है कंट्री में जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है या इलेक्शन में कोई लड़ता है तो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। बीजेपी है, इनकी अलग आइडियोलॉजी है। कांग्रेस जो है उसका और अलग आइडियोलॉजी है। शिवसेना है, इनकी अलग आइडियोलॉजी है। तो ये अलग अलग पार्टीज क्या होती है, उनकी अलग अलग सोच होती है। दे हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस और अलग अलग उनका विजन होता है। तो इसके हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये क्या करती है, अपने जो जो कल्चर के एरिया के जो लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करती है। अलग अलग पॉपुलेशन के जो ग्रीवियंसेस है वो पार्लियामेंट के सामने वो रखते हैं, ठीक है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या मेक श्योर करती है कि जो पावर है वो कभी एक पार्टी के पास नहीं रहती, वो पावर वो शिफ्ट होती रहती है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी क्या होती है, गवर्नमेंट में आती है और अपने पॉलिसीज फ्रेम करती है। अभी दूसरा भी एक फॉर्म होता है, एक अलायंसेस होता है। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अलायंसेस भी करती है और एक कोएलिशन भी होता है, ठीक है। अभी जो अलायंसेस होता है इसमें क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है और फिर इलेक्शन कंडक्ट करती है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इसको अलायंस बोला जाता है, ठीक है। मतलब अभी जो अलग अलग आइडियोलॉजीज की जो पार्टीज है वो क्या कर रहे, एक साथ आ रहे, यूनाइट हो रहे और फिर इलेक्शन में लड़ रहे। और दूसरा होता है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन मतलब इलेक्शन हो गए पर अभी मजबूरी में उनके पास रिक्वायर्ड सीट्स नहीं है गवर्नमेंट बनाने के, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने एक संगठन बना रहे, अपना कोलिशन बना रहे और अपना गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी इससे भी क्या हो जाता है, अलग अलग पार्टीज को गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिल जाता है। अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी शिवसेना ने बना दी तो यहाँ पे शिवसेना की भी आइडियोलॉजी फॉलो होगी और बीजेपी भी आइडियोलॉजी फॉलो होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स। In democracy, various interest groups, traders, business, industrialists, farmers and industrial workers have a share in the government power. अभी जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है इसमें ये अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वो गवर्नमेंट को डोमिनेट करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अभी 2019 में पंजाब के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था, ठीक है। पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्होंने एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट कर दिया था, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ के चाहिए था, ठीक है। अभी मोदी मिनिमम सपोर्ट बढ़ के चाहिए था और मोदी गवर्नमेंट ने कुछ फार्म लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए थे, फार्म लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अभी ये फार्म लॉज मोदी गवर्नमेंट ने विदाउट फार्मर्स के कंसल्टेशन के उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो पंजाब के फार्मर्स ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया था। वो प्रोटेस्ट 1 साल तक चला, 1 ईयर तक, और लास्ट में जो मोदी गवर्नमेंट था उनको लॉज, फार्म लॉज क्या करने पड़े, पीछे लेने पड़े। तो ये पावर जो है ये क्या है, ये इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है ये भी एक पावर कंटेंडर की तरह काम करता है और जो गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले रही है वो डिसीजन चेंज करने पे मजबूर कर सकता है। दे ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच दे फील इज रॉन्ग। मतलब वो क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रगल कर सकते हैं, एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ले रही है, एंड पुट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। और गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करती है प्रोटेस्ट करके, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म्स में। प्रेशर ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज एक्टिवली और प्रोमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। अभी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये चिपको आंदोलन है, ये चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये चिपको आंदोलन कहाँ के लिए होता है, ये जो पेड़ थे, ये ट्रीज थे, ये गवर्नमेंट क्या कर रहा था, इंडस्ट्रियल के लिए या माइनिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए ये ट्रीज कट करने का वो काम करने वाले थे। पर यहाँ के जो विलेजर्स थे, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को अपोज किया, गवर्नमेंट को ये जो सत्याग्रह था, ये चिपको आंदोलन था, उन्होंने वो रन किया और ये गवर्नमेंट को उनको क्या करना पड़ा, अपनी जो एक्टिविटीज थी वो बैक ऑफ करनी पड़ी। तो इन द सेम वे ये जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं और गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। तो इनके पास भी एक कोई तो पावर है, इसीलिए तो गवर्नमेंट को अपने लॉस पीछे करना पड़ रहा है। इन द सेम ये नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। तो ये जो आंदोलन होते हैं ये किस पे एट द एंड ऑफ द प्रेशर क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, फिर अपने पॉलिसीज चेंज करती है लोगों के हिसाब से। इसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने इन डिटेल कवर किया है, ठीक है। चैप्टर में क्या हर चीज जो है मैंने कवर की है इसमें। इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।